नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट में भी कल से कामकाज सामान्य करने की शुरुआत। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही गृह मंत्रालय ने जोन के हिसाब से दिशा निर्देश और शर्तों के साथ छूट का भी ऐलान किया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना काम कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक सोमवार से डिप्टी रजिस्ट्रार और उनसे ऊपर के दर्जे के अधिकारी अपने दफ्तर में आएंगे। सरकारी दफ्तरों में उच्च अधिकारियों की उपस्थिति और कामकाज संभालने के केंद्र सरकार के आदेश के बाद ये कदम सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने उठाया है। हालांकि अभी जज कोर्ट रूम में बैठकर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वर्चुअल कोर्ट यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। वहीं बीते दिनों कोरोना लॉकडाउन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कामकाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के प्रमुख जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से कहा गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत का काम ठीक चल रहा है। उन्होंने कहा था कि सर्वोच्च अदालत अब इस बात पर विचार कर रही है कि डॉक्यूमेंट्स को ई फाइलिंग के जरिए फाइल किया जा सके ताकि क्लर्क को अदालत में आने की जरूरत ना पड़े। इसको लेकर ट्रायल चल रहा है। बता दें कि 25 मार्च से सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन किया है। पहले लॉकडाउन की समय सीमा 14 अप्रैल तक थी, उसके बाद इसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया था। वहीं अब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 करते हुए 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया है, यानी अब देशव्यापी लॉकडाउन 17 अप्रैल तक रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एचआरडी मंत्री निशंक ने छात्रों को दिया भरोसा, ना हो परेशान, ऑनलाइन एग्जाम की करे तैयारी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने रविवार को आज तक से खास बातचीत की। उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर भावी परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के बारे में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बच्चों और उनके अभिभावकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मुश्किल हालात में स्कूल बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। बच्चे इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। मानव संसाधन मंत्री ने कहा, अभिभावकों के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया गया है। अभिभावक किस तरह ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, उन्हें देखना चाहिए। ऑनलाइन कैलेंडर का फायदा यह है कि स्कूल बंद हैं तो उन्हें नहीं लगेगा कि उनका बच्चा नहीं पढ़ सकेगा। निशंक ने कहा, एनसीईआरटी ने वैकल्पिक पाठ्यक्रम भी जारी किया है। उच्च शिक्षा का भी कैलेंडर जारी किया है। जिन क्षेत्रों में क्लास शुरू नहीं होता है उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी गई है। जहां परीक्षाएं पूरी नहीं हो पाई हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। जिन छात्रों के हाई स्कूल पेपर रह गए हैं, जैसे ही स्थिति ठीक होगी परीक्षा की घोषणा कर दी जाएगी। कॉपी जांच भी शुरू कर दी जाएगी जो बाकी रह गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा, कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को प्रमोट किया गया है। 12वीं कक्षा की कुछ परीक्षाएं बाकी हैं। इसे देखते हुए कॉपियों की जांच की लगातार कोशिश जारी है। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। पाठ्य पुस्तकें भी पहुंचाना शुरू कर दिया। अब राज्यों के हाथ में है कि वे पुस्तकों की दुकानें कैसे खोलें। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पुस्तकों की बिक्री शुरू हो। निशंक ने कहा, मौजूदा हालात पर मैंने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से बात की है। छात्रों से कहना चाहता हूं कि परेशान ना हो, ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही स्थिति बेहतर होगी उन्हें वापस बुलाया जाएगा ताकि वे आगे की तैयारी कर सके। अभी जरूरी है कि जल्द से जल्दी कॉपियों की जांच कराई जाए और छात्रों के रिजल्ट घोषित किए जाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों का किराया भरेगी शिवराज सरकार। जी हां दोस्तों, अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों का किराया राज्य सरकार वहन करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि संकट की इस घड़ी में मेरे श्रमिक बहन भाई जरा भी चिंता ना करें, मैं आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हूं। विभिन्न राज्यों से स्पेशल ट्रेन से आपको वापस लाने के लिए हम केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। आपका किराया भी प्रदेश सरकार वहन करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सेना ने दी कोरोना कर्मवीरों को सलामी, एम्स के डॉक्टरों ने कहा बढ़ा हौसला। जी हां दोस्तों, कोरोना कर्मवीरों को सेना की ओर दी गई सलामी पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने खुशी जताई है। आरडीए का कहना है कि सैनिकों की सलामी से मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ गया है। डॉक्टरों ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को पत्र लिखकर शुक्रिया कहा है। डॉक्टरों की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि रक्षा विभाग हमें सुरक्षित रखता है। जब हम छुट्टियां मनाते हैं तब हमारे सैनिक सुबह मार्च करते हैं।
हर दिन सर्विस बिफोर सेल्फ की भावना से काम करते हैं। बीते कई वर्षों से हमने यह देखा है कि हमारे सैनिक वीरता और लगन से सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। उनके मन में जज्बा होता है कि सबसे पहले भारत और भारतीय, फिर वे खुद। रविवार को भारतीय एयरफोर्स ने श्रीनगर से त्रिवेंद्रम और दिब्रूगढ़ के कच्छ तक कोविड-19 से जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी। कोविड-19 अस्पतालों में एयरफोर्स ने हौसला बढ़ाया। आरडीए ने कहा कि सैन्य बैंड बजाकर लोगों ने दिखा दिया है कि कोविड-19 से हो रही जंग में वे हमारे साथ खड़े हैं। दरअसल कोरोना कमांडोज को रविवार सैनिकों ने सलामी दी। सेना के तीनों अंगों के जवान कोरोना के इलाज में जुड़े हजारों डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी और दूसरे फ्रंटलाइन योद्धाओं का आभार जताया। कोरोना कमांडोज पर फूल भी बरसाए। सेना ने उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम हर और कोरोना कर्मवीरों को सलामी दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिग्विजय को बर्दाश्त व सिंधिया को अपमानित करने की मजबूरी बताएं कमलनाथ। भाजपा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से प्रश्न किया है कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि वे सरकार बनने के पहले दिन से दिग्विजय सिंह को बर्दाश्त करते रहे और अंततः सरकार गिराने का खामियाजा भुगतना पड़ा। दिग्विजय के दबाव में कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों को अपमानित होना पड़ा। भाजपा उनके दबाव में लगातार अपने ही विधायकों और मंत्रियों का अपमान क्यों किया? क्यों उनके बेटे को कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों की राजनीति का गला घोटा? यह जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। कमलनाथ ने दिग्विजय की नाजायज बातों को क्यों सहन किया? भाजपा अध्यक्ष शर्मा ने आशंका व्यक्त की कि कोई ऐसा कारण जरूर है जिसके चलते मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ ने लगातार दिग्विजय सिंह की नाजायज बातों को सहन किया। अगर नाथ समय रहते उन बातों का राजफाश करते तो शायद तमाम विधायकों को अपनी विधायकी का बलिदान नहीं देना पड़ता। नाथ आज अपना सिर नहीं धुन रहे होते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार के इन योजना के तहत बैंक में आएंगे 31,000 रुपए। जी हां दोस्तों, अगर आप किसान हैं तो आपको सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ जरूर उठाना चाहिए। हमेशा से भारतीय सरकार किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू करती रहती है जिससे हमें अन्न उपलब्ध कराने वाला किसान भूखा ना मरे। ऐसी एक योजना के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं जिसमें आपको 31,000 रुपए तक का लाभ मिल सकेगा। सरकार द्वारा दी जा रही ये राशि आप दो योजनाओं के तहत ले सकते हैं। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। चलिए आपको बताते हैं कि आप ये 31,000 रुपए की राशि कैसे प्राप्त कर सकते हैं और इसे लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना क्या है। आपको बता दें कि ये योजना सिर्फ किसानों के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत आपको पूरे साल में 25,000 रुपए दिए जाते हैं जिससे किसान अपनी जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन सरकार ने इस योजना के साथ ही कुछ जरूरी शर्तें भी लगा दी है। इस योजना लाभ छोटे और गरीब किसान ही उठा सकते हैं। अगर आपके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना की तरह किसान को हर 1 एकड़ के लिए 5,000 रुपए दिए जाते हैं। आप इस योजना में कम से कम 5,000 और अधिकतम 25,000 रुपए का लाभ ले सकते हैं। ये योजना 2022 तक ही वैध है। उसके बाद इसका लाभ कोई भी किसान नहीं उठा पाएगा। इस योजना का पैसा सीधे बैंक में डाल दिया जाता है। इस योजना के लिए आप अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर रेल मंत्रालय ने जारी किए निर्देश, स्थानीय अधिकारी देंगे टिकट। जी हां दोस्तों, देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं आदि को उनके राज्य वापस भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसे लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। अब इसे लेकर रेल मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने के लिए निर्दिष्ट गंतव्य के अनुसार राज्य द्वारा दी गई यात्रियों की संख्या के अनुसार ट्रेन टिकट की छपाई की जाएगी। राज्य सरकार का स्थानीय अधिकारी यात्रियों को टिकट देगा और उनसे किराया इकट्ठा करके रेलवे को देगा। श्रमिक ट्रेन से कौन जा सकता है? लॉकडाउन की वजह से देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, कामगारों, पर्यटकों, छात्रों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने श्रमिक ट्रेनें चलाने का फैसला लिया। ये ट्रेनें केवल उन्हीं लोगों के लिए संचालित की जा रही है जो लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को आवेदन, यात्रियों का विवरण देना होगा, जिसके बाद अनुमति मिलेगी। इन ट्रेनों को राज्य सरकार के अनुरोध पर चलाया जाएगा। यात्रियों को स्क्रीनिंग के बाद ट्रेन में बैठने दिया जाएगा। covid19.mhpolice.in/registration पर ऑनलाइन तरीके से आवेदन पत्र भर सकते हैं।
लोकल पुलिस स्टेशन में ऑफलाइन भी फॉर्म भरकर दिया जा सकता है। प्रशासकीय स्तर पर आपके फॉर्म की मंजूरी मिलने के बाद आपको पास जारी करने की हरी झंडी दी जाएगी। इस बारे में संबंधित व्यक्ति को ईमेल या मोबाइल नंबर से सूचना दी जाएगी। जिस राज्य में आप जाना चाहते हैं वहां के भी अधिकारी को इसकी सूचना दी जाएगी और उसी अनुसार भेजने की तैयारी होगी। आपको यात्रा की सूचना भी विभिन्न माध्यमों से प्रशासन द्वारा दी जाएगी। तब तक आपको घर पर ही रहना होगा। शनिवार को रवाना हुई 10 स्पेशल ट्रेनें देश के 8 राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के करीब 11,000 प्रवासियों को लेकर शनिवार को 10 स्पेशल ट्रेनें रवाना हुई। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के अनुरोध पर ये ट्रेनें चलाई गईं। राज्यों के मुताबिक इन श्रमिकों को मेडिकल जांच के बाद बसों से उनके जिलों में भेजा जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र की गाइडलाइन पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में शुरू होंगी औद्योगिक गतिविधियां। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण से जनता को बचाने के लिए लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इस बीच राज्य सरकारें केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को पटरी पर लाने की सोच रही है। आर्थिक औद्योगिक गतिविधियों को लॉकडाउन की कैद से निकालेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक औद्योगिक गतिविधियों को लॉकडाउन की कैद से निकालने का मन बना चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। पत्रकारों से बातचीत में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि चीनी मिलों के संचालन में संक्रमण का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया और ईंट भट्टा उद्योग भी अच्छी प्रकार चला है। इसी तर्ज पर सभी उद्योगों को चलाया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अलर्ट, सरकार ने बदला जनधन खाते से पैसा निकालने का नियम, इस वजह से लिया ये कड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं की किस्त को लोगों के खाते में डालना शुरू कर दिया है। हालांकि मई से बैंकों ने पैसा निकालने के नियमों को कड़ा कर दिया है। सोमवार से प्रधानमंत्री जनधन खातों में सरकार महिलाओं के लिए 500 रुपए की अगली किस्त को डालना शुरू कर देगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लोग सोमवार से बैंकों के आगे भीड़ लगाना शुरू कर दे। इसके अलावा सरकार किसान सम्मान निधि और गरीब कल्याण योजना के तहत भी लोगों की आर्थिक मदद कोरोना काल में कर रही है। बैंकों ने सख्त किया नियम। बैंकों ने हालांकि इस बार पैसा निकालने के नियमों को काफी कड़ा कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए नए नियम बनाए हैं। पिछली बार अप्रैल में जब सरकार ने पैसा खातों में डाला था तब भी महिलाओं की काफी भीड़ लग गई थी। अब की बार बैंकों ने फैसला किया है कि खाता संख्या के आखिरी अंक के अनुसार लोगों को पैसा जारी किया जाएगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन का यह भी कहना है कि कोशिश करें कि अपने आसपास के बैंक मित्र या सर्विस सेंटर से पैसा निकाल लें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दूसरे राहत पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह से मिले पीएम मोदी। रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते देश भर में पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों के बीच इससे प्रभावित उद्योगों को दूसरा राहत पैकेज देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई अहम मंत्रियों और आर्थिक मंत्रालयों के साथ बैठक की। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अपने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने शाह और सीतारमण के साथ विचार विमर्श किया। वह इसके बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम जैसे अन्य प्रमुख आर्थिक मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ भी संबंधित मुद्दों पर बैठकें करेंगे। वित्त मंत्रालय शनिवार को ही बाद में प्रधानमंत्री मोदी को अर्थव्यवस्था की स्थिति और इसे संभालने के लिए मंत्रालय की ओर से विचार किए जा रहे आगे के संभावित कदमों को लेकर एक विस्तृत प्रस्तुति भी देने वाला है। मंत्रालय ने माल एवं सेवा कर संग्रह के मासिक आंकड़ों को शुक्रवार को जारी करना टाल दिया था। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन, श्रम और शक्ति सहित विभिन्न मंत्रालयों के साथ बैठकें की थी। उन्होंने गुरुवार को वाणिज्य और एमएसएमई मंत्रालयों के साथ घरेलू व विदेशी निवेश आकर्षित करने तथा देश में छोटे व्यवसायों के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया था। इन बैठकों के दौरान मोदी के साथ गृह मंत्री और वित्त मंत्री दोनों उपस्थित थे। सरकार ने हाशिए पर स्थित लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए मार्च के अंत में गरीब महिलाओं और बुजुर्गों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। सूत्रों ने कहा कि सरकार जल्द ही प्रभावित उद्योगों के लिए दूसरे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्रियों व विधायकों के खर्चों में कटौती करेगी योगी सरकार, लिए कई अहम फैसले। जी हां दोस्तों,
कोरोना संक्रमण की वजह से देश और दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है। प्रदेश की योगी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण से हर स्तर पर निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके मद्देनजर रोजाना नए फैसले लिए जा रहे हैं। योगी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अपना खजाना पूरी तरह से खोल दिया है। योगी सरकार मंत्री और विधायकों के खर्च में कटौती करने के बाद सरकारी अफसरों की यात्राओं पर भी लगाम लगाएगी, जिससे कि खजानों को खाली होने से बचाया जा सके। वैसे कई अधिकारियों ने महामारी से पहले गर्मी में विदेश यात्रा के लिए छुट्टियां मंजूर कराई थीं, लेकिन लॉकडाउन के ऐलान के बाद अपनी यात्राएं स्थगित कर दी हैं। वहीं सरकार ने यात्रा अनुमति रद्द कर दी है। 900 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान यूपी सरकार बीते 2 महीने से बढ़ते खर्चे की कमाई के मद्देनजर अपनी सभी गैर जरूरी अनावश्यक खर्चों में कटौती करने के साथ ही जरूरी खर्चों को भी कम करने या फिर उन्हें टालने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार विमर्श कर रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।